वीडियो शुरू करने से पहले मैं ब्रिटेन के सबसे बड़े इस्लामवादी प्रचारक रोशन एम सालेह का एक आत्मघाती गोल दिखाना चाहता हूं, जो उन्हें बड़ी बात लगी, पर असल में वो खुद के खिलाफ था। ये ट्वीट देखे, उन्होंने 2023 में पोस्ट किया था। कोई भी अपराधी या गुंडे जो मुसलमानों को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुसलमान ब्रिटिश जेलों में बेहद प्रभावशाली हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुसंख्यक है ब्रिटिश जेलों में। तो अगर आप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाते हैं तो आपके लिए दोहरी सजा मिलने की अच्छी संभावना है। फिर उसने वह ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि उसके मुस्लिम दोस्त बोले ये गर्व की बात नहीं, वह इसी ओर इशारा कर रहा था। इसे देखिए, ये ब्रिटिश सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़े हैं। जेल की आबादी। मुस्लिमों की संख्या ब्रिटिश जेलों में बहुत ज़्यादा अनुपात से कहीं अधिक है। ब्रिटिश जेलों में बंद लोगों में से 17.7% मुस्लिम हैं। ये आंकड़ा 4 साल पुराना है, इसलिए संख्या और भी बढ़ गई होगी। ब्रिटेन की कुल आबादी में मुस्लिम केवल 6.5% है। फिर भी वे ब्रिटिश जेलों में सभी कैदियों का 18% हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको बहुत समय से बता रहा हूं कि जो कुछ भी यूके और अमेरिका में होता है वही आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। और जानते हैं क्या? ये यहाँ पहले से ही हो रहा है। मेरा दोस्त अवी येमिनी का वीडियो देखे। अगर आप नहीं जानते कि वह कौन है तो बता दूं, वह एक ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड है। उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वह एक उभरते हुए ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड है। यह वीडियो देखिए, उन्होंने अभी अभी यह वीडियो अपलोड किया है। इस्लामिस्टों ने ऑस्ट्रेलियाई जेलों पर कब्जा कर लिया है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। चलिए वीडियो देखते हैं। शुभ संध्या। आसन्न हमले को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इस्लामिक स्टेट की सिर काटने की घटनाएं व बम बनाने के निर्देश। आरोपित आईएसआईएस भर्तीकर्ता आज मेलबर्न सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। 3 लोगों को मेलबर्न के बीचों बीच क्रिसमस पर बम और मछेते से आतंकी हमला योजना का दोषी पाया गया। ये वे लोग हैं जिन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें इनाम मिल रहा है और वे ऐसे काम करके भी बच निकल रहे हैं जिनसे किसी को बचना नहीं चाहिए। जेल व्यवस्था में वर्षों का अनुभव रखने वाले एक बहादुर विसल ब्लोअर पहली बार चुप्पी तोड़ रहे हैं। एक बड़े घोटाले के बारे में, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है ताकि जिम्मेदार लोगों की रक्षा की जा सके, जबकि हमें आम जनता को अस्वीकार्य खतरे में डाला जा रहा है। स्पष्ट कारणों से हम उनकी पहचान गुप्त रख रहे हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी साख की पुष्टि की है और मैं आपको बता सकता हूं कि वो सचमुच भरोसेमंद है। असल में मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आगे आकर मुझसे मिलने और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सचेत करने का साहस दिखाया कि असल में क्या हो रहा है। दुर्भाग्यवश विक्टोरिया की जेल व्यवस्था और अन्य राज्यों में भी, खासकर न्यू साउथ वेल्स में, मुसलमानों का दबदबा हो गया है। हम पाते हैं कि मुसलमानों के पास कई जेलों में दबदबा और प्रभाव है, न केवल कैदियों के बीच बल्कि दुर्भाग्यवश कुछ सुधारकर्मियों के बीच भी। उनमें सिर्फ अपराधी, ड्रग डीलर या घर में घुसपैठ करने वाले ही नहीं हैं। आप वहां कई आतंकवादी अपराधियों को भी पाएंगे। मुझे याद है एक बार मैंने देखा था कि आतंकवादी अपराधियों का एक समूह जेल के मैदान में प्रशिक्षण ले रहा था। एक अधिकारी ने देखकर कहा, यह अल-कायदा के प्रशिक्षण शिविर जैसा है। और उस समय हम हंस पड़े थे, लेकिन फिर भी जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ऐसे कैंप चल रहे हैं, वे हमारी जेलों में हैं। ऐसे कैदी जो आतंकवादी अपराधों में दोषी हैं और इस्लामिक स्टेट व अन्य समूहों के प्रति वफादार हैं। हमारे नेताओं ने ये किया दोस्तों, और फिर से हमें वही गलतियां नहीं दोहरानी है जो यूनाइटेड किंगडम ने की थी। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को देश से निकालना चाहिए, इन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, पर वामपंथी सरकारें इन्हें वापस लाती हैं। दोषी आईएसआईएस आतंकवादी, हम उन्हें उनके बच्चों के साथ वापस ले आते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं, जो पश्चिम से जुड़ी हर चीज से नफरत करते हैं, और हम उन्हें वापस ले आते हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। यह देशद्रोह है। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अब तक इन खतरों से बचा है। ऑस्ट्रेलिया इससे बिना नुकसान नहीं बचेगा। ये हमारी आंखों के सामने वास्तविक समय में हो रहा है।
यूके में पहले ही हालात बिगड़ चुके हैं। यूके में वहाँ के प्रोफेसर, अकादमिक और विद्वान लोग 2030 तक गृह युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? जो दोषी आतंकवादी या अपराधी है उन्हें देश से निकाल दो। माफ कीजिए, हम आपको नहीं चाहते। नए कानून बनाने होंगे। हमें नए मिसाल कायम करने की जरूरत है। उन्हें कट्टरपंथी बनने के ऐसे बड़े मौके मिलते हैं जो बाहर उन्हें कभी नहीं मिल सकते थे। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों समूहों के बीच एक बढ़ता हुआ संबंध बन रहा है, जिसमें इस्लामवादी हैं जिनकी विचारधारा चरमपंथी है, फिर वे बाकी मुसलमानों में घुल मिल जाते हैं। इनमें से कुछ, उदाहरण के लिए, बाइकर गैंग्स या दूसरे गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं और करीबी संबंध बना रहे हैं। और इसका मतलब है कि अब इस्लामवादी ऐसे कई अपराधियों के संपर्क में आ गए हैं जिनके गुप्त संपर्क हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक दोषी हथियार तस्कर था और वह कोई धार्मिक मुसलमान नहीं था। धार्मिक मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद वह कट्टरपंथी हो गया। अब आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हथियारों तक पहुंच है और वह इस्लामवादियों से जुड़ा है। यही इराक में भी हुआ था। ध्यान देने वाली बात है कि अबू बकर अल बगदादी, जो आईएस का नेता था, एक धार्मिक विद्वान था और उसे कई अपराधियों के साथ बंद किया गया था। ऐसे ही आईएसआईएस बना। ये इराक की उन जेलों के अंदर बना था जिन्हें अमेरिकियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। विक्टोरिया के अंदर हम देख सकते हैं, दुर्भाग्य से, कि न केवल इन दोनों गुटों के बीच इस बड़े संबंध का खतरा है, बल्कि यह भी एक तथ्य है कि कट्टरपंथीकरण जिस तरह से हो रहा है वह वाकई चिंताजनक होना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा बिंदु है जो उन्होंने उठाया। आईएसआईएस का गठन उन जेलों में हुआ था जिन्हें अमेरिका द्वारा संचालित किया जा रहा था। और फिर से, आप अमेरिका को जितना चाहे बुरा कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक आधुनिक 21वीं सदी की महाशक्ति है और वह इन लोगों जितना बर्बर नहीं हो सकता। ये लोग बर्बर है। आपको पता है उन जेलों से क्या निकला और आईएसआईएस क्या है? वे सिर काट रहे थे। वे 21वीं सदी में मध्ययुगीन सजाएं दे रहे थे। इसीलिए लोग कहते हैं कि मध्ययुगीन समस्याओं के लिए मध्ययुगीन समाधान चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें आईएसआईएस बनना चाहिए। अगर हम अपनी नैतिकता नहीं खोना चाहते, अगर हम अपनी मानवता नहीं खोना चाहते और अगर हम बर्बरता के स्तर तक नहीं गिरना चाहते, तो एकमात्र मानवीय समाधान यही है कि उन्हें हमारी जमीनों से बाहर निकाल दिया जाए। यही एकमात्र मानवीय समाधान है। जितना हम इसे टालते हैं उतना ही बर्बर समाधानों के करीब पहुंचते हैं। ये हम सभी में है। हम सभी में। हम सभी अत्यंत बर्बर हिंसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं जब हमें दीवार से लगा दिया जाता है, और हमारी सरकारें हमें दीवार से लगा रही हैं। उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए इससे पहले कि वे हमारे समाजों में उस राक्षस को जगा दे जो सैकड़ों सालों से नहीं जगा है। यही होने वाला है। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको दिखा सकता हूं। यूके में पहले से ही स्वयंभू न्याय करने वाले समूह उभर रहे हैं। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा जिसमें इंग्लैंड के कुछ लड़के एक उपद्रवी का सामना कर रहे थे। उन्होंने उसे पकड़कर नहीं मारा। मैं बता रहा हूं, वे ऐसा करने के बहुत करीब थे क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती। असल में वे अपने देश में और ज्यादा उन बर्बर लोगों को ला रहे हैं। तो अब क्या होगा? यह सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। उन्होंने हमारे कभी भरोसेमंद समाजों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ऐसे लोगों को यहां लाया है जिनका यहां कोई स्थान नहीं है। पश्चिम में तो बिल्कुल ही नहीं। उनका 21वीं सदी में भी कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि या तो ढीले ढाले मुस्लिम जेल में कट्टरपंथी बन रहे हैं और धार्मिक हो रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कई बार वे सिर्फ जेल में सुरक्षा पाने के लिए ऐसा करते हैं, और हो सकता है कि वे सिर्फ मुस्लिम बनने में रुचि दिखाने का नाटक कर रहे हों। लेकिन उनमें से कई असल में जेल में धार्मिक मुस्लिम बन जाते हैं। कुछ अपराधी, जिनके बारे में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे सबसे कुख्यात अपराधियों में से हैं और जिन्होंने सबसे जघन्य अपराध किए हैं, मुस्लिम बन गए हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है और आप उसका नाम सेंसर करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसका नाम जेम्स टॉड है। जेम्स टॉड एक घटिया इंसान था। वह एक नीच व्यक्ति था। वह एक व्यक्ति था और एक लड़की थी जिसका नाम जुडिथ सी डिक्सन था।
अब वो धर्म का पालन करने वाला मुसलमान है। उसे अब्दुल नासिर बिन ब्रिटो ने इस्लाम में धर्मांतरित किया और कट्टरपंथी बना दिया, जो विस्फोट साजिशों का प्रभारी था। मुझे पता है कि वह फुसलाने वाली बात कैसे कही गई होगी। उसने कहा होगा, तुम्हें औरतें चाहिए, उन्हें मारना पीटना है। इस्लाम में ये सब पूरी तरह से कानूनी है भाई। MCG। तो अब आपके पास जेम्स टॉड है, जिसे दोषी ठहराया गया है और जेल प्रणाली के भीतर बेन ब्रिटो द्वारा कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। और वह जो भी पहले था, अब अचानक इस्लाम और जिहाद का प्रचार कर रहा है और जेल प्रणाली के भीतर अन्य कैदियों को धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ सबसे घृणित लोग इस्लाम अपना रहे हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे जेल प्रणाली के भीतर सुरक्षा चाहते हैं और मुसलमान उन्हें वह सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुसलमान उनसे कहते हैं, अगर तुम मुसलमान बन जाओ तो हम तुम्हारे पहले किए गए हर काम को माफ कर देंगे। तुम्हारा पिछला जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, सब कुछ एक नई शुरुआत की तरह होगा। और इसलिए जाहिर है वे तुरंत इस पर राजी हो जाते हैं। और इसी तरह इन लोगों में से बहुतों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एंड दुर्भाग्य से एक मामला था जिसमें एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, इस्लाम अपना लिया और फिर बाहर आत्मघाती बम विस्फोट करने की योजना बना रहा था। सौभाग्य से उसकी सूचना दी गई और अधिकारियों ने फिर जल्दी ही उससे बात की। हालांकि सबसे चिंता की बात यह है कि लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए अभी भी रास्ते और तरीके मौजूद हैं। यहाँ तक कि वे कैदी भी जो लंबी सजा काट रहे हैं, उनके लिए भी बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने के तरीके मौजूद हैं। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा है। उन्हें इसकी जानकारी है और रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाती हैं। और वो क्या करते हैं? वो इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए ब्रिटेन से एक खास दूत को बुलाते हैं। ये आफ्ताब मलिक नाम का आदमी, ये घटिया इंसान, वो उसे बुलाते हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई जनता को गुमराह करते हैं। वो उन्हें बताते हैं बहुत कुछ है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इस्लामोफोबिया है। लो, $66 मिलियन यही हो रहा है। यही सब इस्लामिस्ट हमारे सामने कर रहे हैं। और अगर हम इसके बारे में कुछ कहते हैं तो वो इस्लामोफोबिया कहलाता है। इसे समझाओ, इसे समझाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए। हम उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए। हमें उनके निर्वासन की मांग करनी चाहिए, हर एक की। सामूहिक निर्वासन। ऑस्ट्रेलिया को सामूहिक निर्वासन की जरूरत है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति था जिसे जेल में डाला गया था। उसका नाम अली खलीफ शीर है। अली को आतंकवादी हमले की साजिश रचने, बंदूक हासिल करने और आम लोगों पर गोली चलाने की योजना में दोषी पाया गया था। देखिए, इसे देखिए, इन आतंकवादियों में कितने हैं? ये सभी मुसलमान हैं। अगर श्वेत राष्ट्रवाद या श्वेत सर्वोच्चता इतनी बड़ी धमकी है, या अति दक्षिणपंथी चरमपंथ इतनी बड़ी धमकी है, तो वे अपराधी कहाँ हैं? मैं मानता हूं कि थॉमस सोवेल सबसे बुरे दक्षिणपंथी भड़काने वाले हैं और श्वेत सर्वोच्चतावादी है। मैं इसे नकार नहीं रहा। उन्हें अक्सर भद्दे ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया जाता है। वो एक घटिया इंसान है, मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन उसे उन लोगों में रखना जो हमें मारना चाहते हैं, ये कैसे सही और तर्कसंगत है? इसे समझाओ। दोषी ठहराया गया। जेल में रहते उसका परिवार मिलने आता था। भाई का नाम हसन शरीफ था। हसन वही था जिसने बर्ग स्ट्रीट आतंकवादी हमला किया था। अब हसन बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं था। ऐसा समझा जाता है कि वह जेल से बाहर रहते हुए गांजा पीता था। वह खास तौर पर धार्मिक नहीं था। हालांकि वो कट्टरपंथी हो गया और फिर अपने भाई की ही जिहादी तौर तरीका को अपना लिया। अब क्योंकि उसके पास ऐसे किसी व्यक्ति तक पहुंच नहीं थी जिसे वह खुद से अधिक जानकार मानता था, क्योंकि वे सभी जेल में थे, उसने पारिवारिक मुलाकातों के दौरान जेल में बंद लोगों तक अपने सवाल पहुंचाने का इंतजाम किया। वो जो चाहता था वो था आतंकवादी हमले को अंजाम देने की अनुमति, खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई जनता के सदस्यों पर हमला करने की। और इस तरह वह विक्टोरिया की जेल प्रणाली के अंदर मौजूद लोगों से सलाह लेने में सक्षम था और हमले को अंजाम देने के लिए एक फतवा या अनुमति मांग सकता था। हमारी समझ के अनुसार इसे जेल सिस्टम में उन लोगों के पास लाया गया जिनसे हमले की अनुमति पर सलाह ली गई थी। जिन लोगों से सलाह ली गई थी उनमें अब्दुल नासिर बिन ब्रिटो और अन्य व्यक्ति शामिल थे। और हमारी समझ के अनुसार ऐसे हमले के लिए कैदियों द्वारा अनुमति दी गई थी।
इसमें हैरानी क्या है? मुझे तो तुरंत पता चल गया था। वे इन मोहरों को ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या आप हमारी ओर से, हमारे शांति के धर्म की ओर से एक आतंकवादी हमला करना चाहते हैं? क्या आप काफिरों को मारना चाहते हैं? आपका मतलब यहूदियों और ईसाइयों से है? भाई, पूछने की क्या जरूरत? आगे बढ़ो। भाई, आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप ऐसा करना चाहे, आपको अल्लाह और मुसलमानों की पूरी इजाजत है। विक्टोरिया। और उसके बाद बर्क स्ट्रीट आतंकवादी हमला हुआ। इसका मतलब है कि जेल प्रणाली ने इसमें एक भूमिका निभाई कि जिहादी समुदाय के ये नेता सलाखों के पीछे बंद हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। दुख की बात है कि वे अभी भी आतंकवादी हमलों का समर्थन करने और कैदियों व गैर कैदियों में उन्हें बढ़ावा देने में भूमिका निभा रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि दंड सुधार तंत्र के उच्च अधिकारी इन चीजों को क्यों नजरअंदाज करते हैं। दुर्भाग्यवश मैं बताऊंगा कि वे इन्हें क्यों नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। ऐसे राजनेता हैं जो उस विचारधारा का पालन करते हैं जिसने यूरोप और यूके को बर्बाद कर दिया है। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर ध्यान केंद्रित किया है। कुछ खास देखने लायक नहीं है। मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये अवी के साथ अनुचित होगा। अगर आप वीडियो का बाकी हिस्सा देखना चाहते हैं तो मैंने इसे 8 मिनट और 20 सेकंड पर रोक दिया था। माफ कीजिए, 8 मिनट और 20 सेकंड पर। मैं विवरण में लिंक शामिल कर दूंगा। कृपया जाकर अवी येमिनी को खोजें, वही उनका चैनल है। जैसा कि मैंने कहा, वो एक ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड बन रहे हैं। अगर पहले से नहीं है, हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने करीब 1 साल पहले उनका इंटरव्यू लिया था। दोस्तों, वह वीडियो उनके चैनल पर देखें और उन्हें थोड़ा समर्थन दें। वह बहुत समर्पित हैं। वो बाकी वैश्विक मुद्दों पर भी बहुत सारा कंटेंट बना सकते थे और एक ग्लोबल सेंसेशन बन सकते थे। ऑस्ट्रेलिया और उसकी राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सम्मान के योग्य है। कृपया उन्हें फॉलो करें और उनका कंटेंट देखें। वे बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। इस्लामवादी ऑस्ट्रेलियाई जेलों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी ब्रिटेन में ऐसा किया था और जैसा मैंने दिखाया, रोशन एम साले इस पर डींग मार रहे थे। हमारे मूल्य एक जैसे नहीं हैं, ठीक है? उनके मूल्य अलग है। हम एक जैसे लोग नहीं हैं। हम एक जैसे लोग नहीं हैं। तो ये दिखावा करना बंद करो कि हमारी त्वचा के नीचे हम सबका खून एक जैसा है। हम सब एक जैसे हैं। बकवास है। हम एक जैसे नहीं हैं। लोग अपनी परवरिश अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से बनते हैं। लोग इन्हीं चीजों से बनते हैं और अगर ये मूल्य आपस में मूल रूप से अलग हैं तो हम भी अलग लोग हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जब कोई उस व्यवस्था से बाहर निकलकर कहता है, मैं अब उसे नहीं मानता, कुछ कुछ मेरी तरह। आप दिखावा या मान नहीं सकते कि सभी संस्कृतियां बराबर है या हम सब एक जैसे हैं। हम नहीं हैं। ये एक आपदा है। बहुसांस्कृतिकता एक आपदा साबित हो रही है। सवाल अब ये नहीं है कि बहुसांस्कृतिकता काम करती है या नहीं। सवाल ये है कि बहुसांस्कृतिकता ने पश्चिमी दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया है। यही सवाल है।